ओके, सो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कंसिडरेशन को, और हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन, लीगल रूल्स। ये दो पार्ट हमने कवर नहीं किया था, हमने इन दोनों पार्ट्स को कवर किया था। आज हम इन दो को कवर करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, और एक जो डाउट अभी आया उसको भी हम यहाँ पे केटर करेंगे। We know that consideration is one of the most important element as far as your contract is concerned. Without consideration, there will be no contract. However, there are certain exceptions to that. अब कंसिडरेशन होता क्या है? कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, हमने देखा था समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड जो है, या जो मैक्सिम अगर आप बोलते हो, वो हो जाएगा आपके लिए क्विड प्रो क्वो। एंड सेक्शन 10 आपको बताता है दैट दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कोई भी सिंगल प्रॉमिस एनफोर्सिएबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ कंसिडरेशन किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ राइट और अ इंटरेस्ट और अ प्रॉफिट, बेसिकली मनी फॉर्म, राइट। इट कैन बी मनी और मनी इज वर्थ। सो जरूरी नहीं कि आपको कैश मिले, रुपये मिले, डॉलर पाउंड कुछ ऐसा करेंसी मिले। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ your goods, it can be in the form of services, it can be on the form of right also, right। आपको कोई इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, बेनिफिट, किसी भी तरीके का आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंसिडरेशन हो जाएगा। तो एक को फायदा, दूसरे के लिए वो नुकसान। नुकसान इन द सेंस उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉस है या ऐसे। अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो मेरे लिए नुकसान क्या है इस केस में? नुकसान ये कि मेरा टाइम, आई वोंट से वेस्ट हो रहा है, बट यस, ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसकी जगह मैं शायद कुछ और काम करता, तो एक तरीके से आई एम सफरिंग सम रॉन, और आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ कि मैं आप लोगों को फाउंडेशन का लॉ पढ़ाऊंगा, राइट। तो एक तरीके से ये एक मेरे को नुकसान हो रहा है और आपको इसमें फायदा हो रहा है। So this is consideration for you. But what is the consideration for me? But I am getting money. Now with that, the fees that I am getting from you, वो आपके लिए नुकसान है। अगर आप वो मुझे फीस पे नहीं करते तो आप उसकी शॉपिंग कर लेते, करेक्ट, आप पार्टी कर सकते थे उसकी, लेकिन आपने मेरे को फीस पे किया, सो यू हैव आल्सो टेकन सम लॉस। सो लॉस का सिंपल ये ऐसा मतलब है नुकसान होना, बट यस, आपका अगर रिसोर्सेज में, टाइम में कहीं पर कुछ कम हो रहा है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंसिडरेशन। फिर हमने देखा था कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन जो था उसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी। कंसिडरेशन शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का क्या मतलब होगा कि अब सपोज करो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लॉ पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बोलूँ चलो मैं आपको बीसीआर भी पढ़ा दूंगा, ठीक, और फिर मैं आपसे बीसीआर का फीस डिमांड करूँ, तो क्या आप मुझे पे करोगे? हाँ, आंसर इज ना। क्यों करोगे? हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुआ था? लॉ के लिए। लॉ के लिए हुआ था। अब लॉ के साथ में अगर मैंने आपको बीसीआर पढ़ा दिया, ठीक है, तो वो तो एक तरीके से क्या हो जाएगा? मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आपको पढ़ा दिया, करेक्ट। आपने बोला था क्या मुझे पढ़ाने को? हाँ, आप अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप फीस पे करते हो तो बात अलग है, बट अगर आप नहीं करते तो क्या मैं कोर्ट में जाके डिमांड कर सकता हूँ? क्या लॉ के फीस में डिमांड कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, आपका ये डिजायर था कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊं। आया समझ में? राइट, तो ये एक पॉइंट यहां पर आ जाता है। तो जो भी आप कंसिडरेशन आप डिमांड करोगे तो वहां पर क्या रहेगा? इट शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कि आप जो भी काम कर रहे हो दैट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सेम वे, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा के साथ उसने आपको गार्लिक ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, ठीक है, और लेट्स से आपके टेबल पे वो गार्लिक ब्रेड ला के रख दिया और बोला सर प्लीज हैव दिस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप गार्लिक ब्रेड का भी पैसा पे करोगे? Answer is no. Why will you not pay? Because of the simple reason that you had never placed the order for garlic bread. You placed the order for pizza. तो गार्लिक ब्रेड आपको अगर वो दिया तो इट वाज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर वो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट आ जाएगा कि अगर नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट था तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से दैट आई विल नॉट पे फॉर इट, बट अदरवाइज मतलब ये जैसे आपने ग्रेटिड ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, ऑफ कोर्स वो सब पिक्चर आता है, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि सपोज वो सब चीजें नहीं है, एक प्लेन वनीला सिचुएशन, वहां पे
आप डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. सो कंसिडरेशन is a act of doing something, और कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एब्सटेनेंस. ये पुलिस कंप्लेंट वाला आप एग्जांपल बिल्कुल याद रखना कि अगर मैंने आपकी गाड़ी को बम्प किया और आप पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहे हो, तो आप एक तरीके से अपने राइट को फॉरगो कर रहे हो. करेक्ट, यू आर फॉरगोइंग योर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी. आप मुझे जेल पहुंचा सकते हो बट आप नहीं पहुंचा रहे हो, और उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ पैसे. आपके जो गाड़ी के रिपेयर्स का कॉम्पनसेशन है वो मैं पे कर रहा हूँ. देन इट मस्ट मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एंड इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, एंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर होना चाहिए. फिर अगर आप यहाँ पे देखो, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था एग्जाम में रिपीटेड होता है. फिर इट कैन मूव फ्रॉम द एनी अदर पर्सन, प्रोमिस और एनी अदर पर्सन. तो इसमें चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस जो था ये हमने समझा था. फिर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी हो जाएगा. कंसिडरेशन दोनों ने पे कर दिया, एग्जीक्यूटेड. एक ने पे किया एक ने पे नहीं किया, या दोनों ने पे नहीं किया, एग्जीक्यूटरी. कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपने कुछ फ्यूचर में किया था, अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ. आपके लिए अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, फ्यूचर में आप कुछ मेरे लिए करोगे. या फिर हम दोनों अभी म्यूचुअली एक हाथ दे एक हाथ ले, वो वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कंसिडरेशन इज प्रेजेंट. जैसे आप नॉर्मली कैश बेसिस पे जब गुड्स को परचेज करते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, दैट इज योर प्रेजेंट कंसिडरेशन. लेकिन सपोज आप प्रीपेड कैश जो कार्ड होता है वो पे करके अब सामान खरीद रहे हो, तो पास्ट कंसिडरेशन हो गया, आपने ऑलरेडी पे कर दिया था, अब आप सामान ले रहे हो. और पोस्ट पेड अगर हो जाएगा तो आपके लिए वो फ्यूचर कंसिडरेशन हो जाएगा. देन कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये भी हमने देखा था, लेकिन इसमें एक कैच है, दैट इफ द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट, देन इन दैट केस द पर्सन मतलब अनरीजनेबल अगर होगा, अनकॉन्शियसेबल होगा, अनरीजनेबल होगा, या एक्स ऑर्बिटन टर्म्स होंगे, तो वहां पर आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू टेक द बेसिकली यू विल हैव टू चेक वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ वॉइड और वॉइडेबल. और इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सपोज किसी ने अगर 10 करोड़ का प्रॉपर्टी 1 लाख रुपीज में किसी को बेच दिया, तो यहाँ पर एक बार ये पॉइंट उठाया जा सकता है कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है. हाँ, वो साउंड माइंड का नहीं था, वो अनसाउंड माइंड का था जब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया. हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज void बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द पार्टी वाज नॉट देयर, ही वाज नॉट इन द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ राइट कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज void. या फिर coercion, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट voidable भी हो सकता है. तो अगर इस तरह के कुछ सिनेरियो रहेंगे जहां कंसिडरेशन बराबर नहीं होता, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स you'll have to basically discuss. Okay, of course you'll have to discuss and see whether the contract is in void or voidable. But yes, just because आप ये बोलो कि consideration adequate नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को void नहीं कर सकते. तो मतलब अगर आपने ये प्रूफ कर दिया या आप ये प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब ये प्रूफ किया कि पर्सन साउंड माइंड का था, या कोई भी फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, ये सब कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस ये सब नहीं था, कंसेंट फ्री था. फ्री कंसेंट के साथ एक इंसान ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 करोड़ का घर 1 लाख रुपए में दे दिया, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते ऑन दिस ग्राउंड कि देखो यार कंसिडरेशन तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल कंसिडरेशन दिया गया है, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैंसल्ड. तो सिर्फ इस बेसिस पे वो कैंसिल नहीं होगा. सेम वे परफॉर्मेंस शुड नॉट बी व्हाट यू आर लीगली बाउंड टू. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक पुलिस वाला है, वो बोलता है मैं एफआईआर लिखूंगा या मैं कुछ पता लगाऊंगा, उसके लिए मुझे कंसिडरेशन दो, तो वो आपके लिए गुड कंसिडरेशन नहीं होगा, दैट इज अ बैड कंसिडरेशन, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. फिर हमने देखा था कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड इट शुड नॉट बी इल्यूशनरी, एंड कंसिडरेशन शुड नॉट बी लॉफुल, अनलॉफुल और इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. राइट, इसमें आगे आपको एक है ना क्वेश्चन इस तरह से एक आता है कि मेरा एक प्रेमाइस है, ठीक है, मेरा एक प्रेमाइस है, एक कॉमर्शियल स्पेस है मेरा, मैं वो कॉमर्शियल स्पेस आपको रेंट पे देता हूँ, और मैं बोलता हूँ देखो अगर आप यहाँ पे अपना ऑफिस सीए का प्रैक्टिस करोगे तो आपका रेंट होगा 50,000 रुपया हर महीना. लेकिन अगर आप यहाँ पे जुए का अड्डा खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह होगा, तो आपका कंसिडरेशन हो जाएगा लेट्स से 4 लाख रुपया महीना. तो अब यहाँ पे जो ये 4 लाख रुपया महीना में आपसे कंसिडरेशन मांग रहा हूँ जस्ट बिकॉज आप जुए का अड्डा यहाँ पर चलाओगे, तो ये अनलॉफुल होगा, तो ये आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. ठीक है, बट यस सीए का ऑफिस खोलो, क्यों यहाँ पर दिक्कत क्या था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ
इलीगल एक्टिविटी होगा, अनलॉफुल एक्टिविटी होगा, और देयर इज गोइंग टू बी एनीथिंग विच इज इमोरल, राइट? तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे void हो जाएगा. दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड और अ गुड कंसिडरेशन. अब आ जाता है यहाँ पे सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका क्या मतलब है? इसमें अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहीं से हमें कवर करना था. इसका यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट आता है दैट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सी केस फाइल कर सकता है आइदर ए के अगेंस्ट या बी के अगेंस्ट? क्या ये केस फाइल किया जा सकता है क्या? इसको हम बोलते हैं सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. आप बताइए, इज दिस क्लियर? सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. केस समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में, और सी यहां पे केस फाइल करना चाहता है लेट्स से ए के अगेंस्ट. ए वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट ए. C wants to file a case against A. So is this possible or this is not possible? Because ultimately अगर आप देखो, these two are the contracting parties. C यहाँ पर क्या है? C is the third party. Yes or no? C is the third party. So third party to a contract cannot be, cannot have any say in that. But in certain cases, this third party will also have a say. और हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे. एग्जाम परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट. क्या सर, पिछले लेक्चर से हर पॉइंट को इंपॉर्टेंट ही बोलते जा रहे हो, अब क्या करें? मैंने आपको जैसे बताया, जो इंपॉर्टेंट है वो है. एग्जाम में इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है. हो सकता है आपको इसमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दे, और हो सकता है आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर इसमें मिल सकता है. तो एज द केस में भी आप इसमें आंसर करोगे. तो यहाँ क्या बता रहे हैं? दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the consideration for an agreement may proceed from a third party. The third party cannot sue on a contract. यहां पर ये पॉइंट है, ओनली द पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue फॉर इट. तो ये तो हो गया आपका बेसिक रूल, ठीक है? ये कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से जरूर आ सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता. ये आपका क्या है? बेसिक रूल है. इस बेसिक रूल का आपके पास क्या आ जाएगा? अभी आपको एक्सेप्शन मिलेगा. सो देखो, दस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये सेंटेंस देख लेना, एग्जाम में कई बार सिर्फ ये लाइन लिखा हुआ आता है और आपको दे देगा वो कमेंट दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. 5 मार्क्स का क्वेश्चन कमेंट के लिए आपको मिल जाएगा. तो वहां पर आप क्या करोगे? जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले यही बताओगे दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज the consideration can flow from a third party, but a third party cannot file a case. Now, in order to enable or give the third party the right to file a case, in that case matlab to file a suit, in that case there are following exceptions which are given in the contract act. और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन एक्सेप्शंस को वहां पर समझाएंगे, ठीक है? हो सकता है ये कई बार आपको 7 मार्क्स के लिए भी पूछ ले. एनीवे, हम इसको एक बार पढ़ते हैं. यहाँ क्या बता रहे हैं? P who is indebted to Q sells his property to R. P who is indebted to Q sells his property to R and R promises to pay off the debt to Q. Now, if R fails to pay, then in such situation Q has no right to sue as R is stranger to a contract. अब आप देखिए इसमें क्या बता रहा है. तो मैं यहां पर आपको ये डायग्राम बना के दे देता हूं. सी, P इज इंडेटेड टू Q और यहां पर एक प्रॉपर्टी है, यहां पर एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी किसका है? P का प्रॉपर्टी है. P ये प्रॉपर्टी क्या करता है? R को बेच देता है और क्या बोलता है कि आप ये पेमेंट कर देना. किसको? Q को ये पेमेंट कर देना, ठीक है? अब यहां पर क्या दिक्कत हो गया है? मतलब हाउ P एंड Q आर रिलेटेड. P was the borrower, okay? Q was the lender. Q ने उधार दिया था P को, okay? As far as
P and R is concerned, R is the buyer and P is the seller. Does this make sense? आपको समझ में आ गया? तो यहां पे बेसिकली P दो रोल प्ले कर रहा है, एज अ बोरोवर विद Q, एज अ सेलर विद P, और ये हो गया P का प्रॉपर्टी। तो सपोज P को 1 लाख रुपए Q को देने थे। अब वो बोलता है यार देख मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी R को बेच रहा हूँ, उसके बाद में जो पैसे आएंगे वो मैं R को बोल दूंगा, R स्ट्रेट अवे आपको पे कर देगा। Q बोलता है ठीक है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पैसा आपसे मिले या मुझे पैसा आर से मिले या पैसा मुझे एक्स वाई जेड से मिले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आई शुड गेट माई मनी, यस और नो? अगर आप भी क्यू की जगह होगे तो आप क्या बोलोगे? अरे यार 1 लाख रुपया से मेरे को मतलब है, किससे भी आए, हाँ या ना? यस और नो? करेक्ट। तो आपका बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो था, क्यू ने भी अग्री कर दिया, क्यू बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सेट है। अब यहां पर क्या हो गया, आर ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा क्यू को। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है दैट वेदर क्यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट आर फॉर द रिकवरी और फॉर द नॉन पेमेंट। आंसर इज नो। Why Q cannot file this case? It is because there is no contract between R and Q. Whatever the contract is, the contract was between, one contract is between P and Q and the other contract was between P and R. तो हम यहाँ पे वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि देखो दोनों साइड से P P कॉमन है, so Q is equal to R, hence LHS is equal to RHS. So R will get a राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट क्यू और वाइस वर्सा। ये वाला चीज जो लॉजिक है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। गाइस ये समझ में आया? अच्छा, अगर आप, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम, बट ये आपको जो मैं बोलता हूँ ना आपका लॉयर दिमाग कैसे चलेगा, ठीक है वो वाला। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ ना लॉयर दिमाग, तो आप ये मत सोचना कि सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, हमारे को लॉयर दिमाग के लिए आप क्यों बोल रहे हो? सी लॉयर दिमाग का मतलब होता है कि एक लॉ का इंटरप्रिटेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी आप, जीएसटी भी लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट भी लॉ है, आप लॉ को इंटरप्रेट करोगे। तो मैं आपको वो पूछ रहा हूँ कि आप कैसेट की तरह दिमाग कैसे चला सकते हो, साइड ए साइड बी दोनों। अगर सपोज करो आप क्यू की तरफ से हो, ठीक है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ लीगल एडवाइजर टू क्यू, आप मुझे बताओ इस सिनेरियो में आप क्यू को क्या एडवाइस करोगे? व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू क्यू सो दैट क्यू ऑल्सो गेट्स अ राइट दैट कल को अगर आर पेमेंट नहीं करे, ठीक है, कल को अगर आर पेमेंट नहीं करे तो आप आर से पैसा रिकवर कर सकते हो, वरना तो नहीं कर पाएगा ना। सी मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली आपको क्लाइंट के साथ जब आप बैठते हो तो ऐसे सिचुएशंस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू आपको सोचना होता है। इनफैक्ट बिल्कुल 24 घंटे पहले आई वॉज इन अ मीटिंग, ओके, एंड इन दैट मीटिंग देयर वाज वन चार्टर्ड अकाउंटेंट who was representing from my client side. He was one of the director in my client's company and उन्होंने आके मेरे से प्रिसाइसली 5 क्वेश्चन पूछे, और वो 5 क्वेश्चन पता है कैसे है? मतलब उसका कोई भी आंसर आपको लॉ में नहीं मिलेगा। देयर इज नो व्हाट इफ ऐसा हो गया तो, व्हाट इफ वैसा हो गया तो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप क्यू के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप क्यू को क्या गाइड करोगे जिससे कि कल को अगर आर पेमेंट नहीं करे तो आप रिकवरी कर सको? हम्म, टू मेक अ बॉन्ड विद आर, प्रथमेश ने लिखा है बिल साइन करवा लो। बेसिकली यहां पर क्या होगा, जब पी आर को ये प्रॉपर्टी बेचेगा, ठीक है, जब पी आर को ये प्रॉपर्टी बेचेगा तो ऑब्वियसली ये लोग एक डीड बनाएंगे, सेल डीड बनाएंगे, हाँ या ना? उस सेल डीड में लिखवा दो दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पी, दिस इज बीइंग सोल्ड टू आर। यस, और इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखवा दो कि आर विल मेक द पेमेंट टू क्यू एंड विद इन सो एंड सो डेज। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? यस, देन इन दैट केस, हाँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पी क्यू एंड पी आर नहीं बनेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब ऑब्वियसली पी क्यू का तो एक अपना कॉन्ट्रैक्ट है ही, फिर ये एक और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पी आर, और यहाँ पर क्यू भी साथ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका नाम भी लिखा हुआ है कि पेमेंट यहाँ से
यहाँ जाएगा। तो कल को अगर आर पेमेंट नहीं करता है तो आर ये नहीं बोल सकता कि भाई प्रॉपर्टी तो मेरे को पी से मिला है, व्हाई शुड आई पे यू एंड ऑल, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया था कि आप इधर पेमेंट करोगे। आप बताओ, फिर बेसिकली ये क्या बन जाएगा, चेन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस बन जाएगा। आया समझ में? राइट, चलिए ग्रेट। बट बाय द वे एक चीज बताता हूँ, एग्जाम में ये सब लिख के मत आ जाना ना, वहां पर आप उसको बताओ कि नहीं ये पागल आदमी है, ये ऐसे क्यों नहीं कर लेता, ठीक है। ये जनरली आपके साथ कब होगा, जब आप सीए इंटर में आओगे और टैक्स का पेपर होगा, तो कई बार वहां पे टैक्स के पेपर में बच्चे भावुक हो जाते हैं और फिर एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी वहां पे लिख के आ जाते हैं। डोंट डू दैट, बट यस पढ़ते वक्त आपका दिमाग इस तरह से चलना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स एग्जाम में अगर आप ये पॉइंट लिखना चाहो तो आप यहाँ पे बिल्कुल ये तो लिखोगे दैट आर इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, हेंस he cannot file a case, or basically Q is a stranger to a contract, he will not file a case, whatever case में भी वहां पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। however, however के बाद में फिर आप लिख सकते हो that if Q is made party to a contract when P sells the property to R, wherein it is mentioned in the contract that R will make a payment to Q, then in that case R will have to make the payment and then Q will get the right to file a suit because now he is also a party to a contract. पर पहले उसको जो सिचुएशन उसने दिया है वो बता देना, फिर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना। गाइस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? राइट, तो पहले आप उसको अपना जो मेन उसने पूछा है उसको पहले उसके क्वेश्चन का आंसर करो, उसके बाद में आप बोलो कि देखो ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सेप्टेबिलिटी रेट ज्यादा रहेगा। इट इज एज गुड एज, जैसे हम नहीं बोलते यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, आप पहले सामने वाले की बात सुन लो, उसको बताओ हाँ ये इस तरह से, फिर अपना व्यू पॉइंट रखो, देखो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं तो भी कैसा रहेगा। तो बेसिकली द पर्सन विल बी इन अ करेक्ट स्टेट टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू, लाइक बोथ द ओपिनियंस। सेम वे आप जब आंसर लिखोगे वहां पर भी ऐसा रहेगा कि पहले जो उसने पूछा है उसको उसका आंसर कर दो, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि क्योंकि आपको आंसर नहीं आता इसलिए आप घुमा घुमा के इधर बातें कर रहे हो। तो पहले बोल दो कि देख आपका जो क्वेश्चन है वो तो मुझे आता ही है, बट मैंने तो और इन डेप्थ पढ़ाई किया है और मैं इसके अलावा आपको लॉ का एनालिसिस भी करके दे सकता हूं कि देखो इस सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाए तो ये भी रहेगा, दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, दिस इज गोइंग टू फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। हाँ बट सीधा अगर आप ये लिख के आ गए तो तकलीफ हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते। अब इनके एक्सेप्शंस क्या है, इसके एक्सेप्शंस यहाँ पे है। बेसिकली these are the cases where the stranger will also get a right to file a case। सबसे पहला यहां पर क्या है, in case of a trust। अब ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट में एक ट्रस्टी होता है, ओके, और एक स्पॉन्सरर होता है जो ट्रस्ट को सेटअप करता है, और एक ट्रस्टी होता है वहां पे, ठीक है। और बेसिकली आप इस तरह से देखो तो यू हैव अ ट्रस्टी, यू हैव अ मैनेजर एंड यू हैव अ बेनिफिशियरी। तो यहां पर क्या होगा, ये जो बेनिफिशियरी है इसके बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट को खोला गया है। हालांकि बेनिफिशियरी जो है वो इस पार्टी का, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्टी नहीं है, मतलब उसका कोई उसकी तरफ से ना कोई कंसिडरेशन जा रहा है ना कुछ जा रहा है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस द बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द राइट। सो इन केस ऑफ ट्रस्ट, ओके, व्हाई कांट आई सी द कर्सर, या so, in case of a trust, beneficiary can file a case. Even though beneficiary is a stranger to a contract, even in that case, the beneficiary can file the case. Same way, अगर अगर फैमिली सेटलमेंट होता है, सो इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, सो इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली who originally had not been party to the settlement may enforce the agreement। देखो इसका क्या मतलब हो गया, आप ऐसे एग्जाम्पल लो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, बाद में। जैसे यहां पे है डी, डी इज फॉर दद्दा जी, दद्दा जी के तीन बेटे, लेट्स से P1, P2 एंड P3, ठीक है। अब P1 का एक और बेटा, P2 एक बेटा, P3 एक बेटा। अब मेरे को मिसोजिनिस्ट या वो सब मत बोलना, फेमिनिज्म वाला मत डाल देना कि सर बेटा सब मेल मेल आप यहाँ पे लिख रहे हो, दादी जी हो जाए मम्मी जी हो जाए, मतलब जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर है लेट्स से R1, R2 एंड R3, ठीक है। अच्छा, जब ये दादाजी अपनी प्रॉपर्टी स्प्लिट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी किसके बीच में स्प्लिट कर रहे हैं,
अपने बेटों के बीच में या अपने बेटे और पोते पोती, मतलब उन सब के बीच में? आंसर इज ओनली इनके बीच में। सर इनके बीच में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, दादाजी की मर्जी। वो बोलेंगे मेरे 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ एक एक को, ऐसा भी हो सकता है। वो चाहे तो बोले 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा 600 इसको मिलेगा, ये भी चल सकता है। एनी केस, बट मैं फिलहाल आपको जो एग्जांपल में दे रहा हूं कि उनकी 600 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने स्प्लिट कर दिया। बोला देखो 200 करोड़ जाएगा P1 को, 200 करोड़ जाएगा P2 को, और ये 200 करोड़ जाएगा P3 को। ठीक है, नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट कब बना? ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेट्स से 1 जुलाई 2018 को। और क्या बोला गया था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इनके नाम पे कब हो जाएगा? देखो आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम, आपने ऐसा सुना है विद इफेक्ट फ्रॉम कभी? राइट, विद इफेक्ट मतलब कि आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है इमीडिएटली हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम बाद हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो जाए कि आज से पहले। तो ये बोलते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। बोलते हैं अगली साल जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो दादाजी बोलते हैं मैं इस साल काम करूंगा, अगले साल मैं रिटायर होने वाला हूं, तो मैं 9 महीना मेरे को लगेगा प्रॉपर इन सब चीजों को प्लान करने के लिए। तो 1 अप्रैल 2019 को ये प्रॉपर्टी आप तीनों के बीच में बराबर बांट लिया जाएगा। ओके, agreement is settled, everything is fine. Now who is party to the contract? Party to the contract is दादाजी, P1, P2 and P3. but एग्जाम्पल देता हूं, सपोज ये जो P1 है, P1 का डेथ हो गया ऑन लेट्स से 1 दिसंबर 2018, P1 डाइड। अब क्या R1 ये 200 करोड़ के ऊपर क्लेम कर सकता है, या R1 को ऐसा बोला जाएगा कि तुम तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे ही नहीं, ये 600 करोड़ अब इन दोनों के बीच में 400 400 स्प्लिट होगा? क्या ऐसा होगा? और R1 विल गेट द राइट। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें हम बोलेंगे 400 करोड़, बेसिकली 400 बता रहा हूं, 300 करोड़ ईच इन दोनों में बढ़ जाएगा और R1 को कुछ नहीं मिलेगा। विच इज द राइट ऑप्शन? बिकॉज ऑफ कोर्स R1 जो है ही इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? R1 इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या R1 यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है? आंसर इज यस। आया समझ में? इवन दो R1 इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पॉइंट आ जाता है दैट इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट ये काम होता है। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखना। चलिए, तो यहां पर यही पॉइंट आ गया that in case of family settlement, so in terms of the settlement, but this has to be reduced into writing the members of the family। तो यहां पर आप याद रख लेना R1 who was not party to the settlement can also enforce that agreement। फिर देखिए, in case of certain marriage contract a provision has been made for the benefit of the person, he may file a suit though even though he is not party to the contract। तो जो कुछ कुछ वहां पे आपके मैरिज अग्रीमेंट्स और इस तरह से रहते हैं, वहां पर ये केस फाइल हो जाता है। जनरली दिस हैपेंस इन केस ऑफ माइनर एंड ऑल। फिर आप देखो, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो गया? देखो, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? क्या आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किए? देखो, ये एक आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, ये आप स्टूडेंट हो और ये है प्रोफेसर। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ? इंस्टीट्यूट के साथ या मेरे साथ? मतलब देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन you and the institute, and then there is another contract between the professor and the institute। yes or no? अच्छा, आपने इंस्टीट्यूट को बोला कि मेरे को, या आपने क्लासेस को आपने बोला कि यार मेरे को लॉ पढ़ना है, फाउंडेशन का लॉ पढ़ना है। उन्होंने क्या कर दिया, ये काम मेरे को असाइन कर दिया और क्या बोला, आपको CS आनंद कनकानी या प्रोफेसर आनंद आपको ये पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है भाई। अब अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊं
तो क्या आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? आंसर इज यस, 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 कर सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा दैट यू आर अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज आई एम बीइंग असाइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ आप इसके बेनिफिशियरी हो, सो ऑफ कोर्स यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी। आया समझ में? ये पॉइंट आ जाता है। तो इसमें आप देखो, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो असाइनमेंट में क्या होता है, मैं अपने काम को किसी और को असाइन कर रहा हूं, या फिर जो बेनिफिट है मैं उसको असाइन कर रहा हूं। चलो इसको एक और एग्जांपल आप देखो। लेट्स से मेरे पास एक शेयर है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे, आप लोग पता है ये जो एग्जांपल्स वगैरह रहते हैं ना, इनको चाहो तो जैसे अगर रिकॉर्डेड वीडियोस को अगर आप देखो ना, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन एग्जांपल्स को नोट करके भी लिख सकते हो। आया समझ में? आई विल शो यू। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा एक स्टूडेंट का, जो बेसिकली क्या करता है, मतलब आई डोंट नो दैट स्टूडेंट, ही हैज बीन वाचिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। ओके, मैं पर्सनली उसको नहीं जानता, ही हैज बीन वाचिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। और उसने क्या किया था, ही बेसिकली शेयर्ड अ वीडियो, और उस वीडियो के अंदर उसने क्या बोला कि सर मैं आपके वीडियो का नोट्स बनाता हूँ, मतलब ये जो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ ना, वो ये इन एग्जांपल्स का नोट्स बना लेता है। और बाकायदा उसने उस वीडियो के अंदर दिखाया, मतलब सिर्फ अपना नहीं, मतलब मेरा नहीं, उसने अपना एक जनरल जर्नी वो शेयर कर रहा है, हाउ एम आई प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। तो बोला मैं अकाउंट्स में ये प्रैक्टिस करता हूँ, इसमें ऐसे करता हूँ, उसमें ऐसे करता हूँ। तो आई विल सेंड यू दैट वीडियो, ठीक है। आप वो वीडियो को देखना, वो बंदा बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स को बिल्कुल लिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके वो एग्जाम्पल्स को लिखता है। बोलता है क्योंकि मेरे को लॉ में अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग चाहिए। आज लेक्चर के स्टार्ट में मेरे को गौरव ने भी पूछा था लास्ट क्लास के एंड में, ही हैड व्हाट्सएप में दैट सर लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए। और बहुत बार मुझसे ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए। तो लॉ को पढ़ने का स्टेप वन जो आपका रहेगा, कभी भी लॉ को रट्टा मत मारो, ऑलवेज डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। और अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर मैं बताऊं तो दो चीजें आती है, ठीक है। एक तो व्हाट इज द प्रोविजन एंड व्हाई दैट प्रोविजन इज, ये दो चीज आपका होना चाहिए। और यही दो चीज आप देखो आपके आंसर में भी बनेगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगा, उसमें आपको बताएगा कि कैन दिस पर्सन, जैसे वेदर दिस पर्सन कैन फाइल अ केस और नो। सो आपको पता होना चाहिए वेदर दैट पर्सन कैन फाइल अ केस और दैट पर्सन कैन नॉट फाइल अ केस, एंड व्हाई दैट पर्सन कैन फाइल अ केस और व्हाई दैट पर्सन कैन नॉट फाइल अ केस। सेम वे आपसे पूछा जाएगा what type of contract is that, is it a valid contract, is it a void contract, is it an unenforceable contract, is it an illegal contract, what type of contract is that। तो आप बोलते हो नो दिस इज अ voidable contract। तो अगर ये voidable है तो आपको यहाँ पर उसका रीजन पता होना चाहिए that why this is voidable। अगर आपको ये रीजनिंग पता है then you will get the marks। if आई मीन तब आपका लॉ यहाँ पे सेट हो गया। तो आपको सबसे पहले ये लॉ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अब आप बोलोगे सर हमारा वाइवा तो होगा नहीं कि सर हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके काम चला लें। ऑफ कोर्स आपका वाइवा नहीं होगा, और अगर वाइवा होता तो भी मैं आपको सेकेंड स्टेप करने को बोलता। सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब राइटिंग प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? राइटिंग प्रैक्टिस मीन्स आपको यही सेम चीज को आंसर लिखना है, बट उसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, कई जने आप में से कई जने ऐसे होंगे जो शायद वर्नैकुलर बैकग्राउंड से हो, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता। जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं उनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है, नॉन कॉन्वेंट वालों का इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग ऐसा रूल है, बट जनरली इट इज परसेप्शन ऐसा ही रहता है कि अच्छा कॉन्वेंट से पढ़ा है तो तेरा इंग्लिश अच्छा होगा, एक ऐसा आपका परसेप्शन रहता है। हमारा मदर टंग भी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड। हाउएवर विद द राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो जो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताया था कि क्या सर लॉ का लैंग्वेज लिखना है, क्या मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखना है, आंसर इज नो। बट एक वो राइटिंग प्रैक्टिस में आपको बेसिक, आपका बेसिक इंग्लिश वहां पे होना चाहिए। हाँ बेसिक होना चाहिए बट कैजुअल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ बेसिक सिंपल तरीके से
आपको अपने आंसर को वहां पर लिखना होगा। तो लॉ में आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन करके रखो, और आपको लगता है आप अपनी तरफ से भी सिचुएशंस बना के मेरे को पूछ सकते हो, सर अगर ऐसा हुआ तो। ये लॉ में मैं आपको बताता हूँ, ये जो वर्ड है ना अगर, ये बड़ा गजब का काम है। अगर आपके दिमाग में ये अगर मगर ये सब खूब आ रहे हैं ना, तो आप मतलब सीख रहे हो, और लाना चाहिए, आपको लेके आना चाहिए। हाँ, एक्सेस में भी नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर मगर होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बट यस समवट एक लिमिट तक आपका ये अगर आना चाहिए कि सर अगर ऐसा हो गया तो। जैसे आई रियली अप्रिशिएटेड, आज तक मेरे को किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ाते वक्त आज तक मेरे को किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कंसिडरेशन के टाइम पे कि सर ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो। लेकिन आपके बैच में ये क्वेश्चन है कि सर अगर ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है। सो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बट एनीवे, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, तो आप ये देखो, मेरे पास आईटीसी का शेयर है, ठीक है, मेरे पास आईटीसी का शेयर है, आई एम द ओनर ऑफ दिस शेयर। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि गौरव, लेट्स से गौरव का एग्जांपल लेते हैं। गौरव को मैं बोलता हूँ, गौरव आज तेरा बर्थडे है, देख मेरे पास तेरे लिए गिफ्ट है। गौरव बोलता है क्या गिफ्ट है सर? मैं बोलता हूँ गौरव ये आईटीसी ना हर साल अच्छा खासा डिविडेंड देता है। अच्छा अब ये मैं देखना, मेरे पास एक शेयर है, मेरे पास आईटीसी के लेट्स से 10,000 शेयर्स है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो आईटीसी के 10,000 शेयर्स है। तो गौरव बोलता है सर आप मुझे शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो? मैं बोलता ना रे नालायक, मैं शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहा, बट आने वाले 5 सालों तक आईटीसी जितना भी डिविडेंड बांटेगा वो डिविडेंड तेरे को मिलेगा। आगे आपको समझ में, राइट? हाँ, गौरव ने सबसे पहले हाँ सर बोला, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं गौरव को शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं खाली क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, इस शेयर से जुड़ा हुआ बेनिफिट ट्रांसफर कर रहा हूं। और वो बेनिफिट क्या है? डिविडेंड। आ रहा है आपको समझ में? नाउ गौरव इज द असाइनी, गौरव इज द असाइनी। मैंने एक बेनिफिट जो था, मेरा जो एक बेनिफिट था, वो बेनिफिट मैंने गौरव को असाइन कर दिया। देखो इस कंपनी का जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा, वहां पर वोटिंग राइट किसके पास रहेगा? मेरे पास होगा। मैं वोट डालेगा। इसको बेच के अगर प्रॉफिट होगा तो वो किसका? वो मेरा, तो ओनरशिप राइट मेरा, ठीक है। मैं इस शेयर को कहीं पर प्लेज करवाऊं, मैं इस शेयर को बेचूं, मैं इस शेयर को प्रॉफिट में बेचूं, लॉस में बेचूं, किसी को भी बेचूं, एवरीथिंग इज विद मी। बट यस, ओनली थिंग दैट आई हैव गिवन टू गौरव इज द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, कि भाई आने वाले 5 सालों तक इसका जो डिविडेंड होगा, ये डिविडेंड किसको मिलेगा? ये डिविडेंड आपको मिलेगा। नाउ कल को अगर ये डिविडेंड, कल को अगर ये डिविडेंड कंपनी गौरव को पे करने से मना करे, तो क्या गौरव आईटीसी पे केस फाइल कर सकता है कि देखो कंपनी ने रॉन्गफुली मेरे को डिविडेंड देने से मना किया? तो आंसर है इसका क्या? यस। इवन दो गौरव ने आईटीसी के शेयर्स को नहीं खरीदा है, इवन दो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आईटीसी एंड गौरव, बट बिकॉज he is the assignee of the benefit, hence he get the right to file a suit। बताइए, इज दिस क्लियर? राइट, ये एक आपका केस आता है। तो यहां पे आप देखो, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो व्हेन द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइंड, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स वो कंपनी को बताना पड़ेगा, हमें कंपनी को वो चीज़ बताना पड़ेगा। तो जब तक हम कंपनी को वो बताएंगे नहीं, तो फिर कंपनी कैसे करेगा? राइट? तो अब यहां पर उल्टा हो जाता है कि कल को अगर आप आपकी कंपनी के ऊपर इस तरह से केस फाइल हो जाए, तो आपके पास एक वैलिड डिफेंस क्या रहेगा? आपका वैलिड डिफेंस यही होगा कि हमें तो पता ही नहीं था, देयर वाज नो इंटीमेशन गिवन बाय द पार्टी, कि यार इस तरह से करके हमने बेनिफिट्स को ट्रांसफर कर दिया है। पता होता तो हमारे को क्या है, डिविडेंड पे करना है, आनंद को पे करे, गौरव को पे करे, हमारे को क्या, हम तो पे कर ही देंगे, मना कहाँ कर रहे हैं, डिक्लेयर इसके लिए किया है। लेकिन हमें पता नहीं था,
तो वो आपके लिए एक वैलिड डिफेंस हो जाएगा और आप बच जाओगे। हाँ, लेकिन अगर सामने वाले ने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं इनको पता था, देखो मैंने नोटिस दिया है और यहाँ पे देखो ये कंपनी सेक्रेटरी का साइन भी है, रिसीव्ड, तो फिर फंस जाओगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आया समझ में? ओके, चलिए। वैसे आप लोग को ये मजा आता है जब मैं इस तरह से ये पॉइंट्स बताता हूँ? मजा आता है इन द सेंस, मतलब क्या आपके दिमाग को, मतलब डज इट इन्विगोरेट यू? आपका भी दिमाग उस तरह से चलना चाहिए। मतलब अगर मैं बताऊं, लॉ इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए और आपका इंटरेस्ट भी इसी तरह से पूरा डेवलप होगा। मतलब मेरा तो लॉ का पूरा इंटरेस्ट मेरे सीए के क्लास में हुआ था। सीए फाउंडेशन के लिए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, उस वक्त पीई 1 बोलते थे, तो पीई 1 के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था और पी वन करते करते सीपीटी आ गया था, तो वो जब पी वन से सीपीटी में जब शिफ्ट किया और वहाँ पर लॉ जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मतलब ये जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा लॉ के लिए, दैट यार दिस इज द सब्जेक्ट विच यू नो आई एम, एंड दैट्स आफ्टर दैट आई परस्यूड माई सीएस। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो है। बट एनीवे, नेक्स्ट आता है अक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। अक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल का क्या मतलब होता है? बाय द वे, ये वर्ड को आप हाउ डू आई से, ये वर्ड को आप आराम से याद कर लेना, एस्टोपल। ये बहुत बार आपके रिपीट होगा, और सिर्फ अभी फाउंडेशन में नहीं या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, ये आगे आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर होगा। सेम वे आपके जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे वहां पर होगा, सीए इंटर में होगा, सीए फाइनल में भी होगा। रूल ऑफ एस्टोपल का क्या मतलब होता है? दैट यू कैन नॉट डिनाई to what you had acknowledged before or what you had said before। आया आपको समझ में? आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते अगर आपने किसी भी तरीके से सामने वाले को यह बिलीव करवा दिया था कि यह चीज ऐसा ही है। एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूं, ठीक है? एकदम क्लासिक एग्जांपल। लेट्स से आप यहां पे क्लासेस में आए, ठीक है? यहां पर एक काउंसलर है, आपने काउंसलर को आके पूछा, स्टूडेंट इधर आया और काउंसलर को बोलता है कि मुझे सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ना है, क्या फीस है? क्लास वाले ने आपको फीस बताया, फिर आपने पूछा अच्छा हु इज द प्रोफेसर, मुझे तो सीएस आनंद कनकानी से ही पढ़ना है, सुना है ठीक ठाक लॉ पढ़ाते हैं, उनसे मेरे को लॉ पढ़ना है। अच्छा, मैं यहीं पर हूं, यार है समझ में? ये देखो मैं यहीं पर बैठा हुआ और मैं आप लोगों का कॉन्वर्जेशन सुन रहा हूं यहां पर, ठीक है? और क्लास वाला बोलता है हाँ हाँ ये देखो ये आनंद सर यहीं पे बैठे हैं, लॉ तो आनंद सर ही पढ़ाएंगे। आप मेरी तरफ देखते हो, मैं कुछ नहीं बोलता, आई जस्ट गिव यू अ स्माइल एंड आई कंटिन्यू टू डू माई वर्क। आप बोलते हो चलो ठीक है ये पकड़ो फीस, सी यू इन द क्लास। आई डो नॉट से एनीथिंग, आई से बाय बाय, दैट्स इट, मैं कुछ भी नहीं बोलता। और आप जब यहाँ पे क्लास करने के लिए आते हो तो आपको क्लास में मैं नहीं मिलता हूँ, कोई दूसरा फैकल्टी आपको लॉ पढ़ा रहा है। नाउ टेल मी, कैन यू फाइल अ केस अगेंस्ट मी और अगेंस्ट द क्लास कि यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ? क्या आप मेरे अगेंस्ट कुछ केस फाइल कर सकते हो? तो यहां पर ध्यान रखना, आंसर इज यस, आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ एस्टोपल। क्यों? आप देखो, मेरे सामने ये काउंसलर आपको बोल रहा है कि हाँ आनंद सर इधर ही बैठे हैं, यही आप लोगों को लॉ पढ़ाएंगे, करेक्ट? आपका कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे बना था कि लॉ आनंद सर ही पढ़ाएंगे ना? यस और नो? आपने ये चीज स्पेसिफाई कर दिया था। मैं यहीं पर था, कल को अगर मैं आपको लॉ नहीं पढ़ाऊं तो मैं ये नहीं बोल सकता आपने फीस मुझे पे किया था कि काउंसलर को पे किया था। काउंसलर को पे किया था। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा? नहीं, काउंसलर ने आपको बोला था ना लॉ पढ़ाओगे। तो आप क्या बोलोगे? सर लेकिन आप तो वहीं पर बैठे हुए थे ना। यस और नो? आप तो वहीं पर बैठे हुए थे। आप अगर लॉ नहीं पढ़ाओगे तो आपको तो पहले ही मना कर देना चाहिए था कि सर आप लॉ नहीं पढ़ाओगे। ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है आपने कि मतलब उस वक्त तो आपने कुछ बोला नहीं, उस वक्त तो स्माइल और मारा। जब मैं बोला सी यू इन द क्लास तो बोलते हैं बाय बाय। आपने क्या किया है? यू अक्नॉलेज्ड बाय योर एक्शन। आपने भले ही अपने मुंह से कुछ नहीं बोला हो, बट यू अक्नॉलेज्ड बाय योर एक्शन दैट
you are going to teach law in this particular class, and this is the basic reason why I joined this class. Now, if you are not going to be part of this class, or if you are not going to teach in this particular class, please get me my refund. And if I don't get my refund, I will file a case against you. आया समझ में? राइट अभी मैं आपको बताता हूँ, आई फॉलो अ लॉट ऑफ यूपीएससी के जो लेक्चर्स होते हैं ना, ये मैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट जो आया वो सीरीज आया उसके नहीं, मैं ऑलमोस्ट 2018 से यूपीएससी के बहुत सारे वीडियोस को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे। मैं खाली टाइम पे यूपीएससी के बहुत सारे वीडियोस को चलाता हूँ। बैकग्राउंड जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बैकग्राउंड पे इस वीडियो को चला के रख देता हूँ। इसका एक सिंपल रीजन होता है कि यूपीएससी के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे जियो पॉलिटिक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, देन ज्योग्राफी, मतलब मेरा इंटरेस्ट है तो कुछ भी होता है कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड बेस्ट पार्ट होता है आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हो, सो ऑल द करंट अफेयर्स यू आर ऑलवेज अपडेटेड। तो अभी मैं यूपीएससी के लिए एक वीडियो देखा, वो एक बच्चा है फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट, उसने बताया था कि मैंने ये पर्टिकुलर क्लास को ज्वाइन किया था। ही वॉज वेरी एजिटेटेड, ही सेड दैट मेरे साथ बिल्कुल फ्रॉड हुआ है। बोला मैंने यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर फैकल्टी का वीडियो देखा और उस फैकल्टी के वीडियो को देखकर वो जिन क्लासेस के साथ एसोसिएटेड थे मैंने उनके क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। अब जब मैंने उस क्लासेस में पूछा कि वो फैकल्टी पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये फैकल्टी पढ़ाते हैं। और लेटर ऑन जब मैंने पूरा फीस पे कर दिया तो बोलते नहीं वो फैकल्टी का और हमारा तो झगड़ा हो गया है, वो यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे। और जब मैंने रिफंड मांगा तो बोलते रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। बोला मैंने पाई पाई जोड़ के 38,000 रुपीज़ इस क्लास को पे किया और इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। और मैं तो क्लास को नहीं, मैं तो उस फैकल्टी को भी बोलूँगा कि इसने भी फ्रॉड किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियोस डाले थे कि अगर आपको मेरे कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। राइट बोला सिर्फ इन क्लासेस, इस सर की वजह से मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया था, वरना इस क्लास से क्या मुझे किसी भी क्लास से कोई मतलब नहीं था, मैं तो मस्त अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था। आया आपको पॉइंट? तो इस सिनेरियो के अंदर कैन दिस पर्सन सीक रिफंड? कैन दिस पर्सन सीक रिफंड? आंसर इज यस। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियोस में सर्च कर रहा था, बट वो प्लेलिस्ट में ऑटो प्ले होते जाता है ना, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो, तो ये नेक्स्ट वीडियो ऑटो प्ले हो गया था। मैं फोन अपने पास में नहीं रखता हूँ जब मैं ऐसा प्ले करता हूँ, कनेक्टेड टू द स्पीकर एंड फोन को थोड़ा दूर रखता हूँ, नहीं तो क्या होता है फोन में दिमाग ज़्यादा जाता है, तो मैं सिर्फ ऑडियो ऑडियो सुनता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर ये ऑटो प्ले हो गया था, तो वो कुछ 3-4 मिनट का वीडियो था और उसने बताया था ये क्लासेस आप बिल्कुल ज्वाइन मत करना, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, ये ऐसा है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन आ गया, रूल ऑफ एस्टोपल लगेगा कि अगर आप अपने YouTube वीडियो के एंड पे ऐसा बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर लेक्चर अगर आपको मेरे से पूरा पढ़ना है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और बाद में अगर कोई स्टूडेंट उस क्लास को ज्वाइन करता है और वो बोलता है कि नहीं यार ये फैकल्टी यहाँ पे नहीं है, तो वो फैकल्टी इस तरह से नहीं बोल सकता कि भाई आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, आपने उस क्लासेस को फीस पे किया, मैं बीच में कहाँ से आ गया, बिकॉज बाय द रूल ऑफ एस्टोपल you have acknowledged that you are part of that contract. So in this case even though you are a third party, केस फाइल हो जाएगा। आप बताइए जी, क्लियर? अब आप इसको पूरा पढ़ो, ये आपको एकदम क्लिक क्लिक कर जाएगा। वेयर द प्रोमिसर ओके बाय हिज कंडक्ट acknowledges himself as an agent to the third party, it would be it would result into a binding obligation towards the थर्ड पार्टी। आ गया समझ में? प्रोमिसर कौन? मैं। थर्ड पार्टी कौन? आप। आया समझ में? राइट, फॉर एग्जाम्पल एल गिव्स टू एम ₹20,000 to be given to n. अच्छा, M informs N that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay the money. Now N will be entitled to recover the same from M. मतलब आप ऐसे देखो, आप घर पर नहीं थे, अमेजोन वाले ने डिलीवरी कर दिया, आपने बोला यार एक काम करना, मेरे बाजू वाले फ्लैट में जो फैमिली रहती है उनको मेरा डब्बा पकड़ा देना। उसको डब्बा पकड़ा दिया और उस फैमिली ने आपको कॉल करके बोल भी दिया कि देखो आपका कुरियर मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आप जब शाम को घर पहुंचते हो और उनको बोलते हो कि मेरा कोरियर वाला डब्बा दो, वो मना कर देते हैं और वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो किस बात का कोरियर आपको दूंगा, मतलब ये तो मेरा है या मेरे पास वह नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूल ऑफ एस्टोपल आ जाएगा। आपने खुद ने एक्नॉलेज किया था कि वो सामान आपके पास है, तो अब आपको यहाँ पर वो डब्बा मुझे देना पड़ेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर?
ओके, फिर देखिए, इन केस ऑफ अ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोवेनेंट का क्या मतलब होता है? एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन, वन ऑफ द कंडीशन, करेक्ट। तो अगर कोई कंडीशन किसी लैंड के साथ जुड़ा हुआ है और अगर आप वो जमीन किसी को बेच रहे हो, तो जो दूसरा पर्सन उसको खरीद रहा है उसके ऊपर भी वो रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, सो द पर्सन हु परचेसेस सच लैंड, राइट, विद द नोटिस, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उस कोवेनेंट के बारे में उसको पता होना चाहिए। जैसे अभी आईटीसी वाला मैंने जब एग्जांपल दिया, तो गौरव ने कैसे बोला कि सर कंपनी को तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे डिविडेंड गौरव को ही देना है, अगर कंपनी को वो पता ही नहीं है तो फिर, तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो हो जाएगा दैट ऑफ कोर्स द नोटिस हैज टू बी गिवन। तो अगर आप किसी को एक जमीन बेच रहे हो और उस जमीन के साथ कुछ कोवेनेंट है उसके बारे में आप उसको बता रहे हो, तो वो कोवेनेंट उसके ऊपर भी एज इट इज एप्लीकेबल होगा। सो हुसोएवर इज गोइंग टू बी द सक्सेसर ऑफ द सेलर, सक्सेसर मतलब एक उसके बाद जो आ रहा है वो सक्सेसर होगा, तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहेगा। और लास्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज मेड थ्रू एजेंट। अच्छा, लॉ ऑफ एजेंसी वैसे आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ोगे, बट एजेंसी का मतलब क्या होता है आप इसको समझ लो। एजेंसी और प्रिंसिपल एजेंट का क्या रिलेशन होता है? ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? इसका एजेंट। ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एजेंट। तो अब अगर एजेंट कुछ भी गड़बड़ करेगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? यहाँ पे प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अच्छा, आप में से कितनों ने रामायण लास्ट ईयर देखा था? आप में से कितनों ने रामायण लास्ट ईयर देखा था? कमाल है, किसी ने भी रामायण नहीं देखा था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर देखा था रामायण? ओके, चलो रामायण में आप देखो, मुझे बताओ, रामायण में एक तो है राम जी, ओके, राम जी किसी को लंका में भेजते हैं जस्ट बिफोर द फाइट स्टार्ट्स। एक तो हनुमान जी जाते हैं सीता जी को ढूंढने, उसके बाद एक और जना लंका जाता है। जो बोलता है अगर मेरा कोई पैर हटा दे तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं हर, अंगद, करेक्ट। तो राम जी और ये हो गया अंगद। नाउ सपोज करो अगर कोई अंगद का पैर रिमूव कर देता, तो क्या राम जी बाद में ऐसा बोल सकते थे कि नहीं 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 अंगद को तो ये सब क्या, ये सब क्या है, हु इज अंगद, आई डोंट नो अंगद, आई केम, आई वॉन्ट टू फाइट? क्या राम जी ऐसा बोल सकते थे? वाई? बिकॉज अंगद वॉज रिप्रेजेंटिंग राम जी। आया समझ में? तो राम जी ये नहीं बोल सकते थे दैट रावण, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अंगद के साथ हुआ है, तो वो अंगद जाने, आई एम थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड अंगद, बिकॉज अंगद वॉज रिप्रेजेंटिंग राम जी। अरे समझा? ये पॉइंट समझा? राइट तो एकदम सिंपल पॉइंट यहां पे हो जाएगा कि अगर एजेंट कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर जाता है तो प्रिंसिपल बाद में ये नहीं बोल सकता अरे ये मेरी क्या गलती है भाई, वो एजेंट को पकड़ो। हाँ ऑफ कोर्स इट शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। सिंपल एग्जांपल, सपोज, अब एग्जांपल देता हूं, राम जी इज, लेट्स से, अ मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, ओके, अब थोड़ा मॉडर्न एग्जांपल ले लेते हैं। राम जी इज अ मेडिसिन मैन्युफैक्चरर और अंगद उनका सेलिंग एजेंट है, ठीक है, अंगद उनका सेलिंग एजेंट है। अब अंगद सपोज करो ब्लैक मार्केटिंग करता है मेडिसिन का, या मेडिसिन के साथ में, जैसे मेडिसिन को हम कई बार ड्रग्स भी बोलते हैं ना, ठीक है, तो मेडिसिनल ड्रग्स के अलावा वो दूसरे वाले ड्रग्स को भी रखना शुरू कर लेता है और वो सब को भी बेचता है। क्या उस केस में आप राम जी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो, बिकॉज देर इज, हाँ ऑफ कोर्स प्रूफ करना होगा कि अंगद राम जी के कहने पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एजेंट वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अगर एजेंट कुछ भी काम कर रहा है तो प्रिंसिपल उससे बाउंड हो जाएगा, और प्रिंसिपल यहाँ पर ये भी नहीं बोल सकता कि यार मैं कैसे मतलब इन्वॉल्व हो जा गया यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं है मैं कैसे इन्वॉल्व हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो अंगद ने किया है। राम जी ऐसा नहीं बोल सकेंगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब अंगद कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है रावण के पास, ठीक है,
तो अंगद शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ दैट ही इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड राम। आया समझ में? अगर अंगद रावण के सामने इंडिपेंडेंटली जाता है बिना ये डिस्क्लोज किए कि मैं राम जी का दूत हूं, तो इन दैट केस अंगद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर राम जी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एजेंट शुड एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, एंड सेकेंडली द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड बाय एजेंट शुड बी इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। अरे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये दो में से कोई एक चीज अगर मिसिंग हो गया तो लफड़ा, फिर प्रिंसिपल बोल सकता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हूं। आप बताओ जी, क्लियर? फिर देखिए आ जाता है वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगेन क्या ये इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या सर मजाक कर दिया आपने? मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट अवे मिलेगा। जनरल रूल अपना क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। सो व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट, व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो अग्रीमेंट। ओके, बट देन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ओके, जहां पर कि क्या होगा, आपके कंसिडरेशन नहीं है फिर भी एक वैलिड अग्रीमेंट वहां पर आ जाएगा। ओके, अब क्या आता है ये देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो अगर आपका अग्रीमेंट जो बना है दिस इज ड्यू टू द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड दिस हैज टू बी पुट इन राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि अगर राइटिंग में नहीं होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? सोशल अग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो देयर हैज एन अग्रीमेंट विच इज बीइंग मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। अच्छा, ये जो पार्टीज है दे स्टैंड इन अ नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं पर, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, एंड इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। आप ध्यान रखो यहां पे चार पॉइंट्स आ जाते हैं। इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, parties stand in a real relationship to each other, it is executed in writing and also registered under the law। in that case यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा इवन दो देर इज नो कंसिडरेशन। तो अगर आपको बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर वाला केस याद हो तो आप देखो बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर केस में ये था, ये था, पर ये दोनों नहीं था, है कि नहीं? बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर केस में यही दो पॉइंट तो मिसिंग था, इसकी वजह से वो क्या बन गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये सब होना जरूरी है, अगर ये दोनों नहीं होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो। जैसे एन अग्रीमेंट, a written and a registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other is again enforceable even without consideration। सिंपल सा पॉइंट। तो लॉ तो ये है, बट इंस्टीट्यूट ने देखो आपके मॉड्यूल में कितना सिंपलीफाई करके चार पॉइंट्स में आपको बता दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। बताइए ये क्लियर? जैसे ए, ए ने अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड अग्रीमेंट promised to pay his earnings to his wife। पागल आदमी, इसके लिए अग्रीमेंट बनाने का क्या जरूरत था? एनीवे चलो, a husband by registered agreement promised to pay his earnings to his wife, it was held that the agreement though without consideration it is still valid। is it clear? is it? अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जस्ट गिव मी वन मोर एग्जांपल। हाँ, ये एक बाकायदा आई थिंक एग्जाम क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में मैंने देखा है, आई डोंट नो सीए फाउंडेशन में देखा या कहीं पर देखा है। इसमें ऐसा था, आई थिंक सीए फाउंडेशन के अंदर ही, या तो आपके आरटीपी वगैरह में कहीं पर मिलेगा। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि उसके बर्थडे पे वो उसको 1 लाख रुपए की रिंग देगा। ठीक है, और वाइफ ने इंसिस्ट किया कि अगर तुम इतने ही पक्के हो, इतना ही तुम्हारा इरादा है मुझे 1 लाख रुपए की रिंग देने का, तो इसको राइटिंग में दो और इसको रजिस्टर करवा लो। पति ने मजाक मजाक में अग्रीमेंट रजिस्टर करवा लिया, राइटिंग में लिखा और उसको रजिस्टर करवा लिया, और बर्थडे वाले दिन पति बोलता है अरे क्या मजाक कर रहे हो, मतलब ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को वैसे ही बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, एंड हस्बैंड वाइफ का प्रोमिसेस तो कैसे? प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। अब मुझे बताओ यहां पर सिर्फ प्रॉमिस तोड़ा गया है या लॉ भी तोड़ा गया है?
लॉ भी तोड़ा गया है। वेरी स्मार्टली यहाँ पे वाइफ ने क्या किया, सिंस इट इज पुट इनटू देन अग्रीमेंट। सो बेसिकली वहां पर क्वेश्चन जो होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा ही रहेगा, और फिर वहां पर वो आपको ऐसा बोलेगा, हस्बैंड सेज दैट दिस इज अ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यस इट इज वेरी वेल एनफोर्सिएबल इन द आइज ऑफ द लॉ, बिकॉज द लीगल इंटेंशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द मोमेंट दिस अग्रीमेंट वाज पुट इन राइटिंग, एंड ऑल्सो इट वाज रजिस्टर्ड इन द लॉ। आप बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन यहां पे एक आ जाता है। दूसरा आता है कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरीली सर्विसेज। ना इफ यू रिमेंबर, कंसिडरेशन शुड मूव फ्रॉम द प्रोमिसर। वो वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो एक का घर जल रहा था, ठीक है, या आप ऐसे एग्जाम्पल लो, मैंने आपको लॉ पढ़ाया, ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए था, पर आप परेशान थे कि सर मुझे बाकी सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ रहा, सर आप मुझे हेल्प कर दो, ये कर दो, तो मैंने आपको ओवरऑल पूरा सीए फाउंडेशन का सारे सब्जेक्ट्स ही मैंने पढ़ा दिए, ठीक है, तो आई एम नॉट एक्चुअली केपेबल ऑफ टीचिंग यू ऑल द सब्जेक्ट्स, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकली मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए। अच्छा, अब फीस तो आप मुझे किसकी दोगे, आप मुझे सिर्फ लॉ की दोगे, लीगली तो आप मुझे सिर्फ फीस लॉ की दोगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, आप का फाउंडेशन का रिजल्ट आता है, एंड लेट्स से आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है। फाउंडेशन में रैंक वगैरह नहीं है, बट आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है। नाउ वंस यू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, आपका यू आर सो ओवरवेलम्ड, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, आप बोलते हो सर सिर्फ आपकी वजह से मेरा फाउंडेशन में लॉ, फाउंडेशन के अंदर मुझे रैंक आया है, सर मैं आपको एक 11,000 रुपए का चेक देना चाहता हूं, एग्जाम्पल। अब यहां पे आप मुझे बताओ, ये जो 11,000 रुपए आप मुझे दे रहे हो, क्या इसके लिए मैं आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? नहीं। वन, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने पास्ट में किया था। अच्छा, पास्ट में मैंने कौन से सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए थे? दो सर्विसेज, एक तो लॉ और दूसरा बाकी सब्जेक्ट्स, है कि नहीं? अब लॉ के लिए तो मुझे ऑलरेडी आपने कंसिडरेशन पे कर दिया है, जो मेरा फीस था वो मुझे आपने पे कर दिया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको ऐसे ही पढ़ा दिया, उसके लिए यू हैव नॉट, वी डिड नॉट हैड एंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, वो मैंने वॉलंटरली आपको यहाँ पे पढ़ाया। और वॉलंटरली अगर मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, और उसके लिए अब आप मुझे अगर कुछ कॉम्पेंसेट करना चाहते हो, तो ये क्या बन जाएगा? इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप बताइए, इज दिस क्लियर? राइट, आई स्टिल रिमेंबर इट हैपेंड विद वन ऑफ माय प्रोफेसर, कि उनके मतलब देयर वाज दिस स्टूडेंट जिसका फाइनेंशियली थोड़ा सा, मतलब देयर वाज ग्लिच, कुछ तो प्रॉब्लम था, तो मेरे प्रोफेसर ने उसके पूरे फीस को माफ कर दिया था। सो बेसिकली दिस पर्सन हैड बिकम सीए, और सीए बनने के बाद जब उसका सैलरी आया ना, तो उस सैलरी से उसने सर को चेक भेजा कि सर आपका फीस ये था, उस वक्त जब मैं आपके पास पढ़ रहा था, उस वक्त आपका ये फीस था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट हैड अ कैपेबिलिटी टू पे यू, बट टुडे आई एम अर्निंग एंड आई हैव बिकम सीए फॉर योर कंट्रीब्यूशन, सो मैं आपका फीस आपको वापस देना चाहता हूँ। तो अब जब वो स्टूडेंट प्रोफेसर को फीस पहुंचा रहा है, वो क्या है? दैट इज अ compensation for the past voluntary services, and it is a valid contract. आप बताइए, is this clear? Right? ओके, नेक्स्ट आप देखिए, बस इसमें आप ये पॉइंट्स ध्यान रख लेना, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जो सर्विसेज थे वो वॉलंटरली रेंडर किया गया था, एंड इट हैज बीन रेंडर्ड बाय द प्रोमिसर, एंड द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वाज रेंडर्ड, एंड द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट टू द प्रोमिसी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप ले लो, P finds R's purse and gives it to him. Now R promises to give P rupees 10,000. This is what? This is a valid contract. In fact, वो जो घर में आग लगा था, जो जो सामान जलते हुए आपने बचा लिया था, उसके लिए क्या था कि इट वाज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फिर भी वो प्रोमिसर आपको बोले थैंक गॉड तुमने मेरा सामान बचा लिया, मैं तुम्हें पक्का 1 लाख रुपया दूंगा, सब चीजें सेटल हो जाने दो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कॉम्पेंसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। नाउ इन दिस केस इफ यू डू नॉट पे, देन इन दैट केस द केस कैन बी फाइल्ड। अब देखिए, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। अब टाइम बार्ड डेट को आप ध्यान से समझना, एक लॉ है लिमिटेशन एक्ट, इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या बोलता है? इट सेज, सपोज गौरव
और मेरा कुछ उधार चल रहा है, मेरे को गौरव को 1 लाख रुपए पे करने हैं, मैं गौरव को वो 1 लाख रुपए नहीं पे करता, ठीक है, जो भी ड्यू डेट था उस ड्यू डेट पे मैं गौरव को 1 लाख रुपए उसका रिटर्न नहीं करता. लेट्स से इट वाज 1 जनवरी 2021 when I had to repay 1 lakh rupees to Gaurav, but I am not repaying this 1 lakh rupees to Gaurav. तो लिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या बोलता है, और इंडिया का जो कानून है वो क्या बोलता है कि गौरव 1 जनवरी 2021 से लेके 3 साल तक आपको टाइम दिया जा रहा है, आप कोर्ट में आके केस फाइल कर लो. सो फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 22 टू 23 एंड टू 24. तो 1 जनवरी 2024 तक आप क्या करो, आपको आना है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर दो आनंद के अगेंस्ट और पैसा रिकवर कर लो. सिनेरियो आया समझ में? सिनेरियो ऐसे में, सर व्हाट इफ गौरव 2025 में जागता है कि यार मेरे को पैसे नहीं मिले, या 26 या 27 में जागता है, 3 साल के बाद अगर गौरव जागता है तो क्या होता है? देखो 3 साल के बाद अगर गौरव जागेगा ना तो कानून क्या बोलेगा कि गौरव यू आर टू लेट. ठीक है, कोर्ट में आपको आना था तो आपको 3 साल के अंदर अंदर आना था, आप 3 साल में अगर नहीं आए तो अब कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, विच मीन्स देर इज नो लीगल recovery or there is no legal remedy for Gaurav to recover this 1 lakh rupees from me. समझा आपको गाइस? ये पॉइंट समझ में आया? लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपको कोई अमाउंट रिकवर करना है तो जो लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप रिकवरी कर लो. अगर आप उस टाइम पीरियड में रिकवरी नहीं करते तो यू लूज द राइट टू रिकवर द मनी. तो 3 साल तक तो ये डेट है, 3 साल के बाद ये क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड डेट. ये था आपका ड्यू डेट. ओके, इस ड्यू डेट से 3 इयर्स और ये 3 साल के बाद बन गया टाइम बार्ड. तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 साल के बाद ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ टाइम बार्ड डेट. And if it is a time barred debt, in that case there is no legal recovery. At least legal recovery का क्या मतलब है? There can be no suit which can be filed for recovering this amount. आया समझ में? But does this mean कि मुझे गौरव को 1 लाख रुपए रीपे करना ही नहीं है? आंसर ये नहीं है. माफ नहीं हुआ है, माफ नहीं हुआ है, 1 लाख रुपया माफ नहीं हुआ है. मैं अभी भी अगर सपोज करो हृदय परिवर्तन हो जाए मेरा और मैं बोलूं कि नहीं यार गौरव को 1 लाख रुपया देना बनता है, किसी के पैसे क्यों खाने फालतू में, और अगर मैं गौरव को प्रॉमिस करूं कि गौरव मैं तेरे को 1 लाख रुपया रिटर्न करूंगा, तो यहां पर मैंने क्या किया है? आई हैव बेसिकली, मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं व्हाट आई हैव डन, आई हैव promised to pay a time barred debt. क्या आपको यह समझ में आया गाइस? ये पॉइंट समझ में आया? आई हैव प्रोमिस्ड टू पे अ टाइम बार्ड डेट टू गौरव. इन दैट केस आई कैनॉट से गौरव मुझे क्या मिलेगा, ये 1 लाख रुपया अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो यहां पर कोर्ट क्या बोलता है कि इट इज फाइन. तो अब ध्यान रखना, नाउ हियर व्हेन आई हैव प्रोमिस्ड टू पे अ टाइम बार्ड डेट टू गौरव, और गौरव ने स्मार्टली ये मुझसे राइटिंग में लिखवा लिया, इन दैट केस अगर मैं बाद में गौरव को ये 1 लाख रुपया नहीं पे करता तो क्या यहां पर गौरव केस फाइल कर सकता है मेरे अगेंस्ट कि सर ये पेमेंट नहीं कर रहे? आंसर इज यस, क्योंकि यहां से जिस दिन मैंने इसको प्रॉमिस कर दिया दैट आई विल पे हिम द टाइम बार्ड डेट, वहां से फिर से 3 साल का नया मीटर चालू हो जाएगा. आया समझ में गाइस? समझ में? तो आप ऐसे देखो इसको, बिल्कुल इस तरह से स्टोरी के फॉर्म में समझो कि गौरव ने मुझे 1 लाख रुपया दिया था जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बना नहीं था, जब ये स्टूडेंट था, फाउंडेशन में था, और इसको मैंने उल्लू बना दिया, और जब इसका रीपेमेंट करने का बारी आया तो मैंने रीपेमेंट किया नहीं, मैं इसको बोला मैं अभी करता हूँ, मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ. 3 साल मैंने निकाल दिए. जैसे ये 3 साल निकला मैं रावण की तरह जोर से हंसा इसके सामने और मैंने बोला हा 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 हा, अब तू कुछ भी कर ले, मेरे से ये 1 लाख रुपया रिकवर नहीं कर पाएगा. गौरव चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था. गौरव बोला किसी ना किसी तरीके से आनंद सर से ये 1 लाख रुपया रिकवर करना पड़ेगा. खोसला का घोसला मूवी देखा इसने, बोला चलो
मोटिवेशन, मैं भी रिकवरी कर सकता हूँ। ये मेरे पास आया और किसी तरीके से चतुराई पूर्वक मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करवा लिया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया पक्का दे दूंगा, राइटिंग में दे दो। ठीक है। अब जैसे ये राइटिंग में डाल दिया, मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि अब यहां से 3 साल का मीटर शुरू होगा। अगले ही दिन गौरव मेरे को लीगल नोटिस भेजता है, प्लीज पे मी 1 लाख रुपीज विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, अदरवाइज आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। मैं बोला हट, ऐसे थोड़ी ना कोर्ट में जाता है। और ये मेरे को एक्चुअल में कोर्ट में ले गया और वहां पर मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया। और अगर ऐसे केस में वो मेरे पे केस फाइल करेगा तो डेफिनेटली ही विल गेट इट। अब वहां पर मैं ये नहीं बोल सकता ये से 1 लाख रुपया दे के मेरे को क्या मिलेगा, बिकॉज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन है। गाइस, इज दिस क्लियर? प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा विद द सेम एग्जाम्पल। जैसे इसमें दिया हुआ है ए इज इनडेटेड टू सी फॉर ₹60,000 बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। नाउ ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस। सी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि यहां पर क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, रिटन। Written promise now to pay ₹50,000 in the final settlement of the debt. Now this is a contract without consideration, but it is definitely enforceable. आप बताओ, is this clear? नेक्स्ट आ जाता है राम जी और अंगद के बीच में। राम जी और अंगद के बीच में भी अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी चलेगा, बिकॉज इन केस ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, इट इज एन एक्सेप्शन। तो आप जब सेक्शन 185 पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट में, वहां आपको ये मिलेगा दैट एजेंसी के अंदर इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। तो एक बात बताओ, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं और फिर मैं बोलता हूं मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट, करेक्ट? तो रिटर्न गिफ्ट अगर नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम में से सब जब स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, हम जब बर्थडेज में जाते थे तो वी यूज्ड टू गिव गिफ्ट और हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिलता था, यस और नो? अब किसी बर्थडे में आप गए, वहां पर आपको रिटर्न गिफ्ट अगर नहीं दिया तो क्या उनके घर से निकलते वक्त आप अपना गिफ्ट वापस लेके आते हो कि यार कैसे लोगो यार, रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, चलो मेरा गिफ्ट वापस करो? आंसर इज नो। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट आता है दैट इफ यू आर गिविंग अ गिफ्ट, इन दैट केस डोनर और डोनी के बीच में देयर इज नो, if there is no consideration involved, still it is going to be a valid contract. फिर आ जाता है आपका बेलमेंट। बेलमेंट का क्या मतलब होता है? सिंपल सिंपल, आप इसमें देखो, द वर्ड बेलमेंट मीन्स जब मैंने आपको कोई सामान दिया है, ठीक है, द बेलमेंट मीन्स जब मैंने आपको अपना कोई सामान दिया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। इट कुड बी ड्यू टू एनीथिंग। लेट्स से मुझे कॉल करना था, ठीक है, मुझे कॉल करना था, मेरे फोन का बैटरी ड्रेन हो गया। चलो आज पूरा केस स्टडी में गौरव ही है। गौरव साइड में ही खड़ा हुआ था, मैंने बोला यार गौरव एक बार अपना फोन देगा क्या मेरे को, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। गौरव बोलते हैं हाँ श्योर सर, मेरे को फोन दो। और इसने फोन नहीं दिया, इसने मुझे आई फोन दिया, ठीक है। डिफरेंस है भाई दोनों में, ठीक है, गहराई को समझना। ही इज नॉट गिवन मी फोन, ही इज गिवन मी हिज आई फोन, और उस आई फोन से मैंने कॉल कर लिया। आप मुझे बताओ कॉल एंड होने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं गौरव को बोलता हूँ यार मैं फोन तो तेरे को वापस करूं बट मुझे क्या कंसिडरेशन मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? व्हाट द फाफड़ा, है कि नहीं? ये क्या बात हुआ भाई? मतलब मेरा ही तो फोन आपने लिया था। सो आई हैड टेकन हिज फोन ऑन ऑन बेलमेंट बेसिस। तो बेलमेंट बेसिस क्या हो गया, अब आप समझ गए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने लिया था। टेक अनदर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू पूना, ओके, आई हैव टू गो टू पूना इमीडिएटली, मुझे कोई काम करना है। अब ऑफकोर्स इस समय काफ़ी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करेंगे, तो मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर रहा था। मैंने बोला यार मैं गाड़ी लेके पूना चला जाता हूँ, ठीक है। अब मेरी गाड़ी हो गई खराब। गौरव मेरा पड़ोसी, मैंने गौरव को बोला यार गौरव अपनी गाड़ी की चाबी देगा क्या, मैं तेल वेल उसमें पूरा भरवा दूंगा, ठीक है, एंड डोंट वरी, ठीक ठाक ही ड्राइव करता हूँ, आई एम नॉट अ सलमान खान फैन, राइट, सो डोंट वरी, मैं गाड़ी ठीक ठाक चला लूंगा और पूना से जाके मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा या लेट नाइट में वापस आऊंगा, तेरे को चाबी गाड़ी को, मतलब आई गिव यू कार बैक। गौरव मुझे अपनी गाड़ी दे देता है, मैं पूना घूम के वापस आ जाता हूँ। और फिर अगले दिन जब गौरव बोलता है ऑफिस जाने के लिए कि ये आनंद वो गाड़ी की चाबी देना, और मैं उसको बोलूँ नो 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 नो, देर इज नो कंसिडरेशन फॉर मी, वाई शुड आई गिव माई वाई शुड आई गिव द कार कीज टू यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से आप बोलोगे बॉस इट वॉज अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, it was a bailment contract. Now in that case the purpose is over, please give back the car to me, and even if there is no consideration I have to give it back to him. आप बताओ, is this clear? अच्छा, अब यहाँ पे एक तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ।
गौरव की गाड़ी खराब हो गई और गौरव गया सोडी मैकेनिक के पास, ठीक है, वो तारक मेहता वाला जो सोडी है, सोडी के गैराज में गया गाड़ी ठीक करवाने के लिए। अब सोडी ने इसकी गाड़ी को ठीक कर दिया। इसकी गाड़ी कितने की? 1 करोड़ की। फिर भी सोडी ठीक कर रहा है, ठीक है। बट एनीवे, इसकी 1 करोड़ की गाड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, सोडी ने इसकी गाड़ी को ठीक कर दिया और 10,000 रुपए का बिल बनाया। इज दिस बेलमेंट? Answer is yes. Yes, this is also bailment. So bailment can be gratuitous, bailment can be non-gratuitous. Okay, this is also bailment, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी, बेलमेंट का क्या मतलब होता है? जब मैं अपना सामान ओनरशिप ट्रांसफर किए बिना आपको मैं पोजेशन दे रहा हूं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। तो अभी जब गौरव ने अपनी गाड़ी सोडी गराज में रखवाया, तो वो उसने क्या किया? उसने फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस वहां पे दिया, ये गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। अब गाड़ी रिपेयर होने के बाद में क्या सोडी गाड़ी रिटर्न करते वक्त इससे पैसे मांग सकता है? आंसर इज यस। गाइस, इज दिस क्लियर? राइट। लेकिन अगर सपोज करो गौरव पे नहीं करे, तो यस, ही कैन रिकवर द अमाउंट, बट ही कैनॉट से दैट ये गाड़ी अब से मेरी। आया आपको समझ में? वो जो भी उसने अपना सर्विसेज उसमें दिया है, गाड़ी को रिपेयर करने में जो भी बिल उसका बना है, वो खाली उतने ही अमाउंट को रिकवर कर सकता है। वो ये नहीं बोल सकता ओए मैं तेरे को ये गाड़ी रिटर्न क्यों करूं, मैनू की मिलेगा, राइट, ओए बल्ले बल्ले, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? बेलमेंट इज क्लियर, राइट। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। आगे एक और चीज देखना, बेलमेंट कैन बी ग्रेटिटुअस, बेलमेंट कैन बी नॉन ग्रेटिटुअस ऑल्सो। जैसे जब मैं गौरव की गाड़ी लेके पूना गया, तो गौरव ये भी बोल सकता है कि सर देखो, मेरी गाड़ी आप अगर लेके जा रहे हो, मुझे उसके लिए आपको रेंट, यू विल हैव टू पे रेंट टू मी। और इट कैन बी पॉसिबल दैट गौरव से सर कोई रेंट की जरूरत नहीं, आप गाड़ी ले जाओ सर, आ जाना शाम तक और मेरे को दे देना। तो यहाँ पर वो पॉइंट भी आता था। बेलमेंट में हो सकता है कंसिडरेशन हो सकता है कंसिडरेशन नहीं हो, बट जस्ट बिकॉज बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। लास्ट इज योर चैरिटी। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मैं इतना अमाउंट चैरिटी में दूंगा और बाद में आप नहीं देते, तो आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। आप एक पार्टी में गए, चैरिटी, वो फंड रेजिंग एक फंक्शन था, वहां पर गए, सब लोग बोल रहे आई विल गिव 1 लाख रुपीज, कोई बोलता है आई विल गिव 5 लाख रुपीज, कोई बोलता है आई विल गिव 10 लाख रुपीज। आप शर्म मारे ऐसा बोल रहे हो, अच्छा ओके ओके ओके, आई विल ऑल्सो गिव 1 लाख रुपीज, राइट। और बाद में आप वो 1 लाख रुपया नहीं देते हो, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर भी केस फाइल हो सकता है और अमाउंट रिकवर हो जाएगा, बिकॉज यू हैड प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट एज चैरिटी। और आप ये नहीं बोल सकते मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज यू हैड प्रॉमिस्ड एंड इट इज पार्ट ऑफ द चैरिटी। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, तो यहाँ पे जाके आपका जो कंसिडरेशन वाला जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो हम शुरू करेंगे, विल स्टार्ट विद दिस। कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी बेसिक पार्ट, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। द पर्सन शुड बी मेजर, मतलब 18 से ऊपर होना चाहिए। पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसकी मानसिक परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा है उसको पता होना चाहिए। एंड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी सपोज करो इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो जाए, तो क्या आप किसी चाइनीज पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? आंसर इज नो, ठीक है। अभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बैन है, क्या आप अभी किसी पाकिस्तानी सिटीजन्स के साथ ट्रेड कर सकते हो? आंसर इज नो, दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ में इस तरह से कुछ लोगों को मना किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो जिनको बोला गया यू कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, वो, सो दीज आर द पर्सन दे कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बट इनके अलावा बाकी सब चलेगा। सेम वे मेजर जो इस चैप्टर के अंदर आएगा वो आएगा आपका फ्री कंसेंट। ये तीनों आपके लिए इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, राइट। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेसली, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो ये सब हम कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।